नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर और अच्छी बात है कि इतने अरसे के बाद लाइव आते ही मेरे पास एक अच्छी खबर आपको देने के लिए, और अच्छी खबर ये है कि IMF के साथ जैसा तैसा मुआहदा हो गया है। शराइत के मुतल्लिक मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं, लेकिन IMF के साथ जो मुआहदा हो गया ये एक समझे बैसाखी सी मिल गई पाकिस्तान की मईशत को। कुछ अरसा तो ये निज़ाम जैसे तैसे चल जाएगा। जो मुल्क के डिफ़ॉल्ट के मुतल्लिक आरा पैदा हो रही थी वो भी अब काफ़ी हद तक काले बादल उसके छट गए हैं। IMF की शराइत मुश्किल थी, मुश्किल हैं, लेकिन ये शराइत लाजिम है। आजकल के दौर में जदीद आज़ाद मईशत और ज़र्री निज़ाम के तहत पाकिस्तान को बुनियादी तौर पे बैनुल अक़वामी या आलमगीरियत के उसूल अपनाने पड़ेंगे। ये हमारी मजबूरी है। आपको याद होगा यहाँ पर मैंने बहुत से माहिरीन ताजिर सनतकारों को बुलाया, लेकिन वो बज़िद रहे। मैंने उन्हें कहा इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा वरना IMF बाजू मरोड़ देगा और अपनी बात मनवाएगा। लेकिन हमारी ज़िद्दी कारोबारी और सनतकारी जो बिरादरी है वो अपने दो पैसे के मुफाद के लिए मुल्क को मज़ीद नुकसान पहुँचाने के लिए तैयार थे, और उन्होंने कैंपेन भी चलाई कि किसी तरह इंटरेस्ट रेट नीचे लाया जाए जिससे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता। लेकिन अब ये है कि देखें, लोग कहते हैं ये सूदी निज़ाम, ये भाई देखें ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है कि मैं इसके ऊपर कोई शरई राय दूँ ना। ये जिसका है वो उसके बारे में राय दे ना। मैं कतई ये नहीं कह रहा कि ये निज़ाम दुरुस्त है या गलत है, मैं कह रहा हूँ ये जदीद निज़ाम है, और इस जदीद निज़ाम के अगर आप प्रपोनेंट हैं तो फिर आपको इसको एम्ब्रेस करना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। आजकल दुनिया में आलमगीरियत यानी ग्लोबलाइजेशन का दौर है, इसमें बैनुल अक़वामी उसूल कवायद व ज़वाबित अपनाने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे, वरना आप उस निज़ाम से खारिज हो जाओगे। अगर खारिज हो जाओगे तो फिर ज़ाहिरी बात है डिफ़ॉल्ट ही कहलाओगे। तो मेरे ख्याल से इसाक डार साहब ने जैसे तैसे भी करके मेहनत करके ये काम कर दिया भाई। अब बात यह है कि अब अगली हुकूमत ने आना है। हुकूमत चाहती है कि ये जाने से पहले ये अच्छा काम करके जाए। मैं बता रहा हूँ ये बात, आप अंदर की बात आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इस मुल्क के अंदर दो मुख्तलिफ सम्त के डिस्को डांसर और डिस्को डांडिया वाले लोग हैं। कुछ मुल्क को दिवालिया करके नुकसान पहुंचा के मईशत को ख़राब करके डिस्को डांस करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं देखो हमारी माजी की हुकूमत बहुत अच्छी थी। कुछ ऐसे हैं जो कि इस बात पे भंगड़ा डालने के लिए तैयार हैं कि छोटा से कोई एक काम हो जाए तो साहब उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करें। अब इन दोनों की आपस में लड़ाई, हमारा इनसे ताल्लुक नहीं, क्योंकि हम तो न्यूट्रल हैं भाई। मैं तो न्यूट्रल हूं शुरू से। मैं बात कर रहा हूं, आप सही को सही कहूंगा, गलत को गलत कहूंगा। इसाक डार साहब के ऊपर भले बहुत तनकीद की माजी में, लेकिन यार ये आदमी सही काम कर रहा था जब ये डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। यार मैं सही बात आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये बात देखिए इसने साबित करके इसाक डार साहब ने दिखा दी कि भाई मुल्क के अंदर अगर डॉलर की कदर बढ़ जाती है तो मुल्क की मईशत की ऐसी की तैसी हो जाती है। देखो आपके सामने ही है ना। और वो जो मिफ्ता इस्माइल इनके ऊपर बेवजह की तनकीद कर रहा था वो गलत कर रहा था यार। ऐसे को तैसा वाला बात थोड़ी, यार मुल्क अपना है। आपको इसाक डार साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब की प्रॉब्लम इसाक डार साहब के साथ थी ना यार, पाकिस्तान के साथ तो नहीं थी। तो वो निकल पड़े पाकिस्तान की मईशत के बारे में बातें करने। यार आपकी नौकरी चली गई, आपका कोई मसला ख़राब हो गया, आपकी नून से नहीं बन रही मौजूदा तौर पे, आपसे ओहदा छीन गया, तो आप इसाक डार पर तनकीद करें, मुल्क पे तनकीद करें, मुल्क की मईशत को ख़राब करने के लिए अपने कमेंट्स और वो बातें करें। तो ये मेरे ख्याल से उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया था मिफ्ता इस्माइल साहब का। खैर अब तारीख बताएगी, वो माजी के भंवर में ऐसे खो जाएंगे, कोई उनको याद भी नहीं करेगा कि मिफ्ता इस्माइल कभी सियासी मंजरनामे पे था भी या नहीं। हाँ, ताहम इसाक डार साहब जो हैं वो इन दी हेल्म ऑफ अफेयर्स रहेंगे, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी मैटर्स के अंदर। अच्छा, अब इसाक डार साहब का ऑब्जेक्टिव क्या है वो बता रहा हूँ। सही गलत अब आप अपने हिसाब से, जो लोग जिसके मतलब अल्लाह माफ़ करे, अब तो इसी तरह हो गया, पोलराइजेशन बहुत हो गई। लेकिन इसाक डार साहब के अहदाफ क्या है? नंबर 1, डॉलर को नीचे ले आना। डॉलर नीचे आएगा तो बहुत सारे मामला हल हो जाएंगे। अपने जाने से यानी टर्म जो है ये एंड होने वाली, ये आप अपने जहन में बिठा लें कि इलेक्शन होंगे, ये भी बिठा लें, अगली हुकूमत आएगी, केयर टेकर आएगी, ये भी बिठा लें, कोई धांधली धांधला होने वाला नहीं है, ये भी आप अपने जहन में बिठा लें। जितने लोग ये कंस्पिरेसी थ्योरियाँ फेंक रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये सब जिम्मेदार लोग हैं। मैं आपको बात बता रहा हूँ यार,
शहबाज शरीफ साहब बड़े इफेक्टिव आदमी हैं, आप प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आप उन्हें स्पेस दोगे तो आपको काम भी करके दिखाएंगे, उनके पास अभी स्पेस नहीं है। अगर स्पेस होती तो वो और ज़्यादा अच्छा काम करके आपको दिखा पाते, ना टाइम है ना स्पेस है। तो बट ही इज़, आई कैन टेल यू दैट ही इज़ ए गुड वर्कर, ही इज़ ए गुड मैन व्हेन इट कम्स टू गेटिंग द जॉब डन। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चापलूसी नहीं करता। देखो मैं उनकी भी अच्छी बातों की तारीफ करता था, और मैं शहबाज शरीफ साहब की तो ख़ास तौर पे अच्छी चीज़ों की मैं तारीफ़ करता हूँ, क्योंकि देखो यार इस आदमी ने काम करके दिखाया है, ही हैज़ शोन गुड थिंग्स, ठीक है। हाँ, तो अब आप इस चीज़ को समझ जाएं कि जो लोगों ने अच्छे काम किए हैं आप उसको एक्नॉलेज करें। मैं अच्छे कामों को एक्नॉलेज करता हूँ, जो अच्छा काम किया है उसको मैं एक्नॉलेज करता हूँ। भाई बीच में नाम ले दिया, हज़फ कर देना भाई, तो गलती से मुँह से निकल जाती है बात। तो ये, लेकिन ये कि शहबाज शरीफ साहब, अच्छा एक ये फॉरेन रिलेशंस के तौर पे जो इनकी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं वो भी हमने देख ली। बिलावल भुट्टो साहब ने भी अपनी एफर्ट्स लगाई, जो बात है फैक्ट है यार, फैक्ट जो बात है, काम किया अपनी तरफ से। अब बात ये है कि तसलसल निज़ाम का वो एक रिक्वायरमेंट है, मैंने क्या कहा, आलमगीरियत की, और ग्लोबलाइजेशन ये डिमांड करती है कि आपकी कंटिन्यूटी ऑफ द सिस्टम हो। उसकी खातिर ज़ाहिरी बात है रिजोल्यूशन भी होगी असम्बली की, उसी की खातिर आप देखिएगा केयर टेकर गवर्नमेंट भी आएगी, उसी की खातिर फ्रेश इलेक्शन भी होंगे, उसी से कंटिन्यूटी रहेगी सिस्टम। उनकी डिमांड गलत नहीं, और अगर काम अच्छा होगा तो अवाम आपको सलूट करेगी। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट प्राइमरी एक्सचेंज पोजीशन ठीक करना पाक रुपये की, सेकंड करंट अकाउंट डेफिसिट में किसी ना किसी तरीके से कोई मुतवाज़िन किस्म के फ़ैसले करना, फिर क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर कुछ वर्किंग करने की कोशिश करना। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म है, लेकिन ये कोशिश करेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट पे ज़रूर वर्क कर लें जाने से पहले। फिर इनका लास्ट एंडेवर ये होगा कि जाने से पहले, अच्छा ये है कि IMF के थोड़ी सी शराइत टाइट है, तो ये रिलीफ इतनी नहीं दे पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ इनको करना ज़रूर पड़ेगा, बिकॉज दे कैंट गिव अस सब्सिडीज, दे आर नाउ टाइड अप। तो कोई ना कोई जाते जाते ये इंसेंटिव ऐसा देते हुए जाएंगे जिससे अवाम के सामने इनकी वाह हो, ये रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस भी इन आखिरी हुकूमत के दिनों में, महीनों में अच्छी रहेगी, ये मैं क्लियर बता रहा हूँ। अब ये मुझे नहीं पता अगली हुकूमत इन्हीं की दोबारा से आ जाती है, क्या होता है क्या नहीं होता, शक्ल क्या बनती है, because one can't say right now, I can't say even within PDM I cannot say which party will emerge as better in elections, but I do know if fair elections do take place it will be a very new kind of situation। यही कह सकता हूँ यार। देखो मैं इतना खुल के बात नहीं करता, ना मेरा मैंडेट है ना मैं, लेकिन नाउ इट्स कम टू लाइट कि इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स कैसी आपस में इंटरमिंगल्ड हैं, तो हमें पता लग गया। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अब बैलेंस कोई ना कोई क्रिएट होगा, एक्सक्लूजन नहीं हो सकती, अब सिर्फ इंक्लूजन हो सकती है। मैंने ये क्लियर कट आपको बता दिया। एंड जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की आखिरी किताब का मजमून था रिकंसिलिएशन, वो लाजिम हो जाएगा। दैट मीन्स पीपल विल हैव टू रिकंसाइल, पीपल विल हैव टू रिकंसाइल। तो वो रिकंसिलिएशन क्यों नहीं हुई, तो वो रिकंसिलिएशन की बात होगी, ठीक है, कोई ना कोई करना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमारे मुल्क की मईशत को आगे ले जाने के लिए, और मैं जानता हूँ कि नवाज शरीफ साहब अच्छे आदमी हैं, ही इज़ नॉट, लोग बोल रहे हैं ना दुबई में, ये दुबई में, मैं आपको सही बता रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब एक बैलेंस्ड आदमी है, एक अच्छे सियासतदान है, माजी ने उनको बहुत कुछ सिखा भी दिया है। आई थिंक ही शुड बी फ्लेक्सिबल, और आई थिंक ही विल बी फ्लेक्सिबल। अब इसमें देखो एक मेजर अचीवमेंट होगी अगर डॉलर की कदर में कमी आ जाती है, और लोग कुछ कह लें, देखो आई विल गिव यू ए हम्बल ओपिनियन, जितना ज़्यादा पाकिस्तान की अवाम के पास डॉलर होगा उतना ज़्यादा मुल्क मजबूत होगा, बशर्ते कि ये डॉलर बैंक अकाउंट्स में। तो मैं दोबारा से ये तजवीज़ देता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को, कान को, कि FE25 या तो दोबारा से डिपॉजिट के लिए खोल दो आप, जैसे पहले था, मतलब बिना शराइत के। और दूसरा मेरा जो ओपिनियन होगा वो ये है कि अगर आप नहीं खोल रहे तो फिर कोई FE25 जैसी कोई नई स्कीम निकालो, ताकि जो लोग डॉलर मार्केट से परचेज करें वो बैंक अकाउंट में रख सकें।
आप भले तरसील पे पाबंदी लगाना चाहते हो, आपकी मर्जी है। फिजिकल कैश आजकल कैरी करना, लेकर जाना, वो आप जिधर भी जाओगे निज़ाम उसके लिए मुरव्विज है। तो मैं हुकूमत से फिर दरख्वास्त करता हूँ, मोदबाना इल्तिमास करता हूँ कि अब डॉलर की कदर गिर रही है, आवाम को इनकरेज किया जाए कि वो डॉलर परचेज़ भी करें, फिर तकियों में, दुपट्टों में छुपाने के बजाय वो बैंकों में जमा कराएं, ताकि हुकूमत के पास जो हजूम है उसका फ़ॉरेन करेंसी का, ज़र मुबादला का, वो बढ़े। ये मेरी तजवीज़ है देखो, और मैं स्टार्ट से ही यही ख्वाहिश रखता हूँ। बाकी ये कि स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी अच्छी रही, लेकिन ओवरऑल ये हुकूमत चाहेगी कि एट दी एंड अच्छी परफॉर्मेंस रहे। खुर्रम शहजाद साहब जो मुल्क के मारूफ इक़्तिसादी माहिर हैं, उनको वेलकम करता हूँ शो में। शहजाद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है, थैंक यू। वेलकम खुर्रम शहजाद साहब। अब बात कुछ ऐसी है कि काफ़ी अरसे के बाद इस सख्त गर्मी में एक ठंडी हवा का झोंका आया, उसको बड़े अच्छे तरीके से इंटरप्रेट किया हमारी मार्केट ने, और कल जनाब कहते हैं कि हर किस्म का माजी का रिकॉर्ड पॉइंट वाइज तोड़ दिया। तो सबसे पहले तो उन लोगों को दिलासा दें जो बेचारे हमारे सरमायाकार कितने अरसे से घरों में छुपे बैठे थे, सिसकियाँ ले रहे थे, अब उनको कुछ खुशी का मौका मिला। इस पर थोड़ी सी तफसील। जी जी देखिए, मेरे ख्याल में एक लॉन्ग पेंडिंग थी चीज, जिसमें मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि आईएमएफ का एग्रीमेंट कुछ हो तो क्लैरिटी आए, डायरेक्शन मिले, उसके बाद जो है मार्केट में वैसे इन्वेस्ट किया जाए। इंटरनेशनली हमारे बॉन्ड भी जो है वो रैली हुए हैं इसी वजह से कि एक कॉन्फिडेंस थोड़ा रिस्टोर हुआ है और एक डायरेक्शन मिली है कि अब आईएमएफ का प्रोग्राम दोबारा से हो गया है या होने जा रहा है। 12 तारीख को अप्रूवल इसका हो जाएगा। उसके बाद जो एक्सटर्नल अकाउंट के इश्यूज हैं वो थोड़े रिजॉल्व होंगे, इवन दो शॉर्ट टर्म में होंगे, और उसकी वजह से मार्केट में भी थोड़ी तेजी हुई, कल रिकवरी आई इनफैक्ट, और आज डॉलर मार्केट में भी थोड़ा सा तेजी का रुझान है, यानी कि डॉलर नीचे आ रहा है, रुपये इंप्रूव हो रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, सस्टेनेबिलिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है अनटिल एंड अनलेस जो वादे किए गए हैं आईएमएफ के साथ वो पूरे हो सके। और मुझे लगता है जब चेंज ऑफ गार्ड्स होता है पॉलिटिकली तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप चीज़ों को कंटिन्यू कर सकें या कुछ रिफॉर्म्स कर सकें। और वैसे भी आपको पता है इलेक्शंस हैं, जी तो जी, एक बड़ा जो है गैप आएगा बीच में, तो वो कैसे हैंडल करना होगा, ये एक चैलेंजिंग ये देखें ना, आपने बड़ा अहम नुक्ता रेज किया है। बात यही है कि सरमायाकारों को तो मोहतात रहने की ज़रूरत है, लेकिन बुनियादी बात यह कि जिस दिन तक असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं होती, आई कैन अश्योर यू कि गवर्नमेंट की ख्वाहिश यही होगी कि स्टॉक एक्सचेंज भी अच्छा परफॉर्म करे और डॉलर की कदर भी नीचे आए। अब इंटरिम जो गवर्नमेंट आएगी ना, उस पर प्रेशर होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रेशर भी नहीं होगा क्योंकि वो अकाउंटेबल तो है नहीं इलेक्शन तक, तो तब गड़बड़ हो सकती है। लेकिन जब तक ये गवर्नमेंट स्टैंड कर रही है, यानी डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली, तब तक बुलिश रहेगी मार्केट। ऐसा है, मार्केट में ऐसी आवाज़ है? नहीं, मुझे लगता है कि ये स्टीम जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर कम हो जाती है। फिर लोग दोबारा से देखते हैं कि जो एक्शन है वो क्या लिया जा रहा है, और अगर साथ में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट होती है कि गवर्नमेंट ये करती है, अपने मिडिल ईस्टर्न दोस्तों से कहती है कि जी आप इन्वेस्टमेंट भी करें, हमारे पास कुछ एसेट्स हैं, उनका कुछ हिस्सा हम आपको बेच सकते हैं, लिस्टेड एसेट्स हैं, नॉन लिस्टेड एसेट्स हैं, तैयार कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, तो उन पे कुछ अगर डेवलपमेंट होती है आईएमएफ के प्रोग्राम के साथ ही, यानी कि आईएमएफ के प्रोग्राम को भी हम लेके चलते हैं आगे, इनकी कंडीशंस भी पूरी करते हैं, साथ में आईएमएफ की तरफ से फ्लो भी आता है, और फिर जो कमिटेड फ्लोज हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से वो भी टाइमली मटेरियलाइज होते हैं, तो फिर तो ये कंटिन्यूटी हो सकती है और एक डायरेक्शन मिल सकती है कि हाँ अब साथ साथ चीज़ें हो रही हैं। लेकिन डिलेज आएंगे तो डेफिनेटली फिर इन्वेस्टर फिर से जो है वो साइडलाइन पे जाना शुरू कर देगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर्स को तंग करती है बजाय इसके कि कोई चीज़ जो है वो क्लियर हो। तो क्लैरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंटिन्यूटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पॉजिटिव फ्लो ऑफ जो न्यूज़ है डेवलपमेंट्स का वो आता रहे साथ साथ। और सबसे बड़ी बात ये, बॉटम लाइन ये है कि आपके यहाँ रिजर्व्स अगर बेहतर होते हैं अगले 1-2 माह में, यानी कि $10 बिलियन क्रॉस कर जाते हैं स्टेट बैंक के रिजर्व, तो फिर एक जो है वो कॉन्फिडेंस की जो लहर है वो बरकरार रह सकती है। अदरवाइज थोड़ा मुश्किल होगा ये कंटिन्यू करना। तो आपने तो बड़ा आई ओपनर सा दिया। बात यह है कि मार्केट में तो लोग इतने जज्बाती हो गए हैं कि कुछ तो पूरी रात यकीन करें डिस्को डांस करते रहे हैं एनालिस्ट्स और गुरुज,
और उन्होंने इतना नाच गाना किया जितना नरगिस ने कभी पाकिस्तानी फिल्मों में नहीं किया कि स्टॉक एक्सचेंज चल पड़ी, अब तो पता नहीं कितने पॉइंट के बैरियर टूट जाएंगे। मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ आपके दोस्त साथी रुफ़का भी हो सकते हैं उसमें, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा। लेकिन बात यह खुर्रम शहजाद साहब, आपने तो एक नया डायमेंशन दिया है कि इसकी सस्टेनेबिलिटी जब तक नहीं होगी तो ये आप कह रहे हैं कि इसकी बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करेगा, राइट? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए सबका अपना व्यू है, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी चैलेंजिंग टाइम हो सकता है आगे। और अगर मोमेंटम बरकरार रहता है, और बरकरार रहने के लिए आपको पता है 1 महीना है इस गवर्नमेंट के पास, 1 महीने में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं रियलिस्टिकली अगर हम एक्सपेक्ट करें, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई रिफॉर्म्स हो सकेंगे, बहुत ज़्यादा कोई काम इतना हो सकेगा। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि एक इन्वेस्टमेंट काउंसिल जो क्रिएट की गई है उसमें हर स्टेक होल्डर को डाला गया है, तो उस तवसत से जो है, अगर जैसे मैंने कहा कि 2-3 अरब डॉलर रेस किए जा सकते हैं एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शंस जो तैयार हैं। मिसाल के तौर पे LNG प्रोजेक्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, आपके पास लिस्टेड कंपनीज हैं गवर्नमेंट के पास, 3-3.5 बिलियन डॉलर्स की मार्केट खुर्रम कैपिटलाइजेशन शहजाद है। साहब देखें, इसमें अब आपने चूंकि ये नया डायमेंशन खोला तो मैं इसमें आपको बता दूं कि कोई नई मैंने कोई ऐसी फाइनेंसिंग नहीं देखी। ये पुराने जो फाइनेंसिंग के हमारे मुख्तलिफ ममालिक और इदारों के साथ एग्रीमेंट्स हुए हुए थे उन पे अमल दरामद हो जाएगा, लेकिन नई फ्रेश कमिटमेंट मैंने देखी नहीं है। आपने देखी तो मुझे भी एलैबोरेट कर दें, क्योंकि जो अमाउंट्स कल मैंने देखे हैं, कल ही मुझे मौका मिला देखने का, तो ये वो कमिटमेंट्स हैं जो माजी की कमिटमेंट्स हैं, वो स्टैंड बाय अरेंजमेंट के साथ जो है वो फुलफिल होंगी। फ्रेश कमिटमेंट कोई नहीं देखी मैंने कहीं से, अगर है तो मुझे बताएं, मैं भी जानना चाहूँगा जी। नहीं, फ्रेश कमिटमेंट्स जैसे मैंने कहा ना कि वही वाली अगर मटेरियलाइज होती हैं तो वो भी कंटिन्यूटी का बायस बनेगी, कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने का बायस बनेगी। मिसाल के तौर पे 2 अरब डॉलर सऊदी अरेबिया आपको दे देता है जो कमिट किया उसने IMF के साथ, फिर $1 बिलियन UAE की तरफ से आता है, $3 बिलियन ये हो जाएंगे। कुछ रोल ओवर्स हैं 1 से 2 बिलियन डॉलर्स के, तो नेट आपके पास कोई $5 बिलियन की ये कह लें कि कमिटमेंट्स यहाँ से आती हैं। फिर 1-1.25 बिलियन आपको IMF दे देगा इसके बाद जो अप्रूवल होता है, तो 5-6 बिलियन डॉलर्स आपके पास होते हैं, तो इतने आपने रीपे भी करने 6 महीने में, तो एटलीस्ट आपके पास ये जो है एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि जितना हमें पे करना है उतना हमारे पास एटलीस्ट है। लेकिन मुझे लगता है इससे ज्यादा हमें रेस करना चाहिए, और हम कर सकते हैं 1-1.5-2 बिलियन डॉलर मजीद रेस कर सकते हैं, ताकि इंटरिम गवर्नमेंट और फिर नई गवर्नमेंट जो आएगी उसके पास एक सपोर्ट रहे, एक अच्छी बेस रहे, ताकि वो फिर बड़ा प्रोग्राम ले, कुछ रिफॉर्म्स करे, और फिर उसके बाद डेट रिस्ट्रक्चरिंग या डेट देखिए वो फिर आप फ्रेश प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। देखें, जहां स्टैंड बाय की बात हो रही है ये एक सेपरेट चीज है, इसका अपना हुजूम है। जिसकी आप बात कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी अ फ्रेश प्रोग्राम इफ आई एम करेक्ट, एंड दैट विल कम आफ्टर अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम व्हेन दिस स्टैंड बाय अरेंजमेंट इज कंप्लीटेड। एम आई करेक्ट? जी जी, देखिए ये तो ब्रिज फाइनेंसिंग ही है ना, और लोग इसी पे बेट करते हैं ना कि ये ब्रिज फाइनेंसिंग हो गई है तो एटलीस्ट 6 महीने में आपका रिस्क जो है डिफॉल्ट का वो कम हो गया है, या आपका कोर्स इम्पोर्ट कंप्रेशन का जो एक रिस्क था कि जिसकी वजह से लोकल मार्केट में चीजें मजीद महंगी होने का रिस्क था वो कम हो गया है, और एक डायरेक्शन जरूर मिली है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि इस डायरेक्शन पे कैपिटलाइज करना, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को सही से यूटिलाइज करना, वो मुझे चैलेंजिंग लगता है, जो कि अगले 6 महीने में चेंज ऑफ गार्ड्स की वजह से चैलेंजिंग होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 6 महीने में देखें, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, कोई डेडलाइन जरूर उन्होंने दी है। ये मेरे ख्याल 6 मंथ थोड़ा एक्सटेंडेड डेडलाइन आप कह रहे हैं, मतलब आई एम श्योर कि यू हैव डन योर एनालिसिस, बट आई वांट टू जस्ट डिस्कस विद दिस थिंग लास्ट विद यू कि 6 मंथ्स की उन्होंने ड्यूरेशन कोई नहीं दी। आई थिंक दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि कंटिन्यूटी ऑफ द सिस्टम इज ए कंपल्शन। That's why government will have to go through the motions, and the government will have to have all the systems in place for a caretaker government and subsequently a new government, whichever that is, maybe PDM, maybe some other political party. तो ये बड़ा क्लियर है मैंडेट जो मैसेजिंग उन्होंने की है। क्या कहते हैं आप? देखिए 9 महीने का प्रोग्राम है ये, 9 महीने में 3 रिव्यूज हैं, और 3 रिव्यूज में एक रिव्यू तो ये होगा जो कि अप्रैल में जुलाई के मिड में आपको जो है अप्रूवल के बाद मिलेगा। उसके बाद 2 रिव्यूज हैं। मेरे कहने का मतलब यही 2 रिव्यूज जो हैं इसमें ये गवर्नमेंट नहीं होगी, इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, और फिर थर्ड वाले में पॉसिबली जो है वो नई गवर्नमेंट होगी। मैं बस आपकी चीज को समझ गया। मैंने कहा अच्छा आपने वजाहत कर दी कि इसमें जाहिर बात है फिर एक नई निगरान हुकूमत का आना,
फिर जो शराइत है उन पर अमल दरामद करना। अच्छा, आखिरी नुक्ता एक मुझे बड़ा इसरार कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ लूँ, वो इंटरेस्ट रेट वाली है। अब इंटरेस्ट रेट अपवर्ड गया है, हम अपनी तरफ से अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं और अपनी तरफ से हमारे यहाँ ये लोग, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ ताजे सरदकार बिरादरी ज़बरदस्ती ये कोशिश कर रही है कि ये तासुर जाए कि बस अब ठीक हो गया, आगे सब जो है कमी की तरफ जाएगा। मैं तो इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हूँ। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, IMF का मैंडेट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मॉडर्न फ्री मार्केट इकोनॉमी ये डिमांड करती है कि आपका रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर हमारे इन्फ्लेशन नंबर्स कंट्रोल में नहीं आते तो इंटरेस्ट रेट मज़ीद बढ़ाना पड़ सकता है। क्या कहते हैं आप? नहीं, मुझे लगता नहीं कि इंटरेस्ट रेट सब बढ़ेंगे यहाँ से। उसकी वजह यह है कि अब आप इन्फ्लेशन का नंबर देखें तो वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे नेगेटिव हुआ है, यानी कि कुछ कीमतों में कमी आई है, खासकर फूड की कीमतों में। ऑफ कोर्स वो रमजान के बाद से एक इम्पैक्ट होगा और ये कंटिन्यू अगर करता है तो फिर जो कोर इन्फ्लेशन है वो 20% से अभी नीचे आ गई है। मुझे लगता है कि वो कुछ जस्टिफिकेशन मुश्किल होगी अगर यहाँ से मजीद इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं, जो मुझे लगता है कि नहीं बढ़ाए जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी इन्फ्लेशन, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस, गैस की प्राइसेस बढ़ानी है, रुपये को आपने अभी मार्केट में छोड़ना है, उसकी वजह से एक इम्पैक्ट जरूर रहा है इन्फ्लेशन पे। बट इम्पोर्ट दूसरी तरफ खुलेंगी तो उसका इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट कुछ पॉजिटिव हो सकता है, ताकि सप्लाई आएगी मार्केट में, तो एक मिक्स ट्रेंड रह सकता है। मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन हाई साइड पर रहेगी, बट पीक आउट हो चुकी है। अनटिल अनलेस ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए इंटरनेशनल मार्केट में, और या फूड की कोई शॉर्टेज बड़ी हो जाए, या कुछ सैलाब अल्लाह ना करे मजीद आ जाए, तो वो एक इम्पैक्ट कर सकता है। बट अभी तक इन्फ्लेशन जो है वो मुझे लगता है पीक आउट हुई है, यहाँ से थोड़ी सी नीचे आ सकती है, बट मेरे ख्याल में वो भी बहुत ज्यादा होगी। 20% की इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा होगी अगले साल जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बड़ा अहम नुक्ता था, आपकी तरफ से आ गया। थैंक यू, आपने शो में हमें ज्वाइन किया। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना अब इसको बैलेंस कर दूं। फाजिल मेहमान की अपनी राय थी, ज़ाहिर बात है उसमें कोई खामी खराबी नहीं, हर शख्स अपनी राय का इजहार कर सकता है। बात कुछ ऐसी कि देखें, गवर्नमेंट ने इस वक्त जिस पोजीशन में है, मैं आपको अपनी राय दे रहा हूँ, उनकी ख्वाहिश ये है कि ये जो बीच में एक पीरियड है, लेट्स से मे बी आई कैन से मे बी इट्स अ मंथ, मे बी इट्स अ कपल ऑफ मंथ्स, विद इन दैट पीरियड दे वुड लाइक टू शो गुड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, और किसी न किसी तरीके से अवाम में तासुर भी अच्छा जाए, रिलीफ भी मिले, और जो परसेप्शन है वो अच्छी क्रिएट हो। तो मेरी अपनी राय अपनी जगह मौजूद है। मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट इस पीरियड को यूज़ करेगी, कोशिश करेगी कि अच्छे तौर पर प्रोजेक्ट हो सके पाकिस्तान की इकोनॉमी। थोड़े बुलिश ट्रेंड्स आप देख सकते हैं। PSX एक बैरोमीटर है पाकिस्तान की इकोनॉमी का, तो उसमें तेज़ी दिखी भी है, दिखाई भी है। उससे एक परसेप्शन लोगों में जा रहा है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो रहा है इन कैपिटल मार्केट। इन द लॉन्ग रन और in the bigger picture, maybe it's not that big of a rise, but it will be taken in as good news. ठीक है? I'm just saying for you to fathom, for you to understand. देखो, ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। दूसरा ये है कि स्टेबिलिटी लेकर आना ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर, आपको समझना है इस बात को कि वी आर ए हैविली इम्पोर्ट रिलायंट कंट्री। हम इंपोर्ट पे गुजारा करते हैं। मेरी बातों को झूठ कहने वाले आज साबित हो गया है कि वो सब एवं ही मारते थे। हम एक इंपोर्टर कंट्री हैं, हम एक ट्रेडिंग स्टेट हैं, और वो चीज़ अब साबित हो गई। और डॉलर के उतार चढ़ाव से ही हमने देखा कि हमारे मुल्क के अंदर महंगाई का तनासुब सामने आया। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हुकूमत के लिए ज़रूरी है। इंटरेस्ट रेट की जो भी पॉलिसियाँ, मैं फिर वही कहूँगा कि सूदी निज़ाम के मामले पे आपकी जो राय है, क्योंकि लोग अमूमन कमेंट यही कर देते हैं फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे, देखें ये राय पास करना मेरा काम नहीं है। इसके लिए मुल्क के अंदर मुख्तलिफ इदारे मौजूद हैं जो शरई आरा दे सकते हैं। हम तो आपको वो बताएंगे ना जो इकोनॉमिक आउटकम होगा। तो इकोनॉमिक आउटकम ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे तो पॉसिबिलिटी ये है कि इन्फ्लेशन कर्टेल की जा सकती है, बिकॉज बिग मनी लीड्स टू इन्फ्लेशन। आप मानो नहीं मानो, कॉस्ट पुश, फलां पुश, हमने भी पढ़ा हुआ है यार किताबों के अंदर। तो मुझे ना बताएं कि क्या होता है क्या नहीं होता, मुझे सब पता है। अल्लाह माफ़ करे, नाउजुबिल्लाह, सब तो किसी को भी नहीं पता कुछ। लेकिन ये जो चीज़ें महदूद पैमाने पर बच्चों वाली चीज़ें हैं, जिनको लोग कॉस्ट पुश, डिमांड पुश कह के हमारे सामने साबित करते हैं, ये चीज़ें तो हमने किताबों में पढ़ रखी हैं। तो पहली जमात मईशत की उसमें होता है। खैर, इसके मुतालिक और भी मज़ीद बातें करेंगे, लेकिन ये इसको एक खुश आइन चीज़ तस्वुर की जाएगी। इसके बावजूद के मुतअद्दिद हुकूमतें IMF के मुतालिक अपनी राय रखती हैं, लेकिन IMF स्टैंड बाई अरेंजमेंट के नतीजे में ऐसा तासुर ज़रूर मिल रहा है
तासुर ज़रूर दिया जा रहा है कि मईशत में बेहतरी आ रही है। तो मेरा कहना ये आखिर में ज़रूरी था, वो गलत कोई परसेप्शन जाए नहीं। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, माई टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।